हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं लिटिल मशरूम मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 3 है। आन चलते चलते बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। वो स्टेयर्स के जरिए आन का रूम तक पहुंच जाता है। आन का आईडी कार्ड यूज करके वो रूम का डोर ओपन करता है। वो रूम के अंदर एंटर करता है। वहाँ पे उसे एक मिरर दिखता है। वो मिरर में खुद को देखता है। वो सोचता है बारिश के मौसम में जब मैं छोटा था तब बारिश के बूंदों से मेरा स्टेम बेंट हो गया था। तब मैंने वापस बढ़ने की कोशिश की क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता था। उसके बाद मुझे स्पष्ट चेतना प्राप्त हुए एंड मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। मुझे लगता है मैं बाकी से अलग हूँ क्योंकि मैं अपने माइसेलियम को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अपने माइसेलियम को जंगल में फैला सकता हूँ। मैं चारों ओर से साउंड एंड मूवमेंट को समझ सकता हूँ। इसीलिए मैं अब एक फ्री मशरूम बन चुका हूँ। इसके बाद उसे याद आता है कि आंजी ने उसे पूछा था, तुम्हें दर्द कैसा लगा? आंजी ने मशरूम को ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि मशरूम ने आन को स्टोरी बताया था कि बरसात के मौसम में उसका स्टेम बेंट हो गया था जिसकी वजह से उसे चोट लगा था। देन आंजी ने कहा कि वो मुझे एक नाम देना चाहता है। उसने कहा कि लिटिल मशरूम, आज से तुम्हारा नाम आंजी है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोनों का नाम सेम है पर उनका स्पेलिंग अलग अलग है। आन ने उसका नाम जी रखा क्योंकि इसका मतलब होता है टूटा हुआ। आन ने उसका नाम जी इसीलिए रखा क्योंकि बारिश की वजह से उसका स्टेम टूट गया था। ये सब सोच के आन मुस्कुराता है एंड वो बोलता है थैंक यू। देन वो विंडो की तरफ देखता है एंड सोचता है अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। वो धूप में अपने फिंगर को दिखाता है एंड देन उसके फिंगर से माइसेलियम निकलने लगते हैं। आन अपने माइसेलियम को खाता है एंड बोलता है ये सॉफ्ट एंड स्वीट है, साथ ही डिलीशियस भी। माइसेलियम खा के सडनली उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। वो नींद से सो जाता है। उसका नींद टूटता है। वो खिड़की से देखता है कि शाम हो चुका है। उसे ठंड भी लगने लगता है। इसीलिए वो बेड का ऊपर जाता है एंड खुद को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। वो सोचने लगता है मैं अपना माइसेलियम खा के बेहोश हो गया था, इसीलिए मैं एक पॉइजनियस मशरूम हूँ। तभी उसके पेट से साउंड निकलने लगता है। वो सोचता है मुझे भूख लग रहा है पर यहाँ पे कहीं भी मुझे सोइल नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं कर पाऊंगा। मुझे ह्यूमन की तरह न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करना होगा। ये सोच के वो कैंटीन जाता है। कैंटीन में उसे मैश्ड पोटैटो एंड पोटैटो सूप मिलता है। वो अपने कार्ड के जरिए मैश पोटैटो, पोटैटो सूप एंड एक वाटर बोतल का पेमेंट करता है। पेमेंट करने के बाद वो देखता है कि उसका बैलेंस कम हो गया है। वो सोचता है मुझे इनकम करने का कोई सोर्स ढूंढना पड़ेगा। तभी कोई उसे पीछे से आंजी पुकारता है। आन पलट के उस पर्सन को देखता है। वो पर्सन बोलता है आंजी, तुम वापस आ गए। उस पर्सन को देख के आन सोचता है ये पर्सन जोश है। ये आन का पड़ोसी एंड दोस्त है। दोनों साथ में पले पड़े हैं। उसके मेमोरी के हिसाब से आन एक राइटर है। आन का काम है नोवेल, एसे एंड पोएम को लिखना लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। आन अपने राइटिंग को बेस में सबमिट करता था पर 3 महीने पहले मैन पावर एंड रिसोर्स को बचाने के लिए बेस ने उसके डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया। एक दिन उसके रूम में जोश आता है एंड उसे पूछता है तुम क्या पढ़ रहे हो? आन बोलता है मैं सप्लाई डिपोस्ट सिलेक्शन एग्जाम का प्रिपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे सैलरी डिसेंट है एंड मुझे लगता है मैं इस काम को एंजॉय करूँगा। जोश उसे बोलता है पर ये एग्जाम डिफिकल्ट है, तुम्हें तो पता ही होगा, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ। आन बोलता है पर बाहर जाना मेरे लिए सुइटेबल नहीं है। जोश उसका शोल्डर पकड़ के बोलता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे साथ बाहर चलो, हम ज्यादा डेंजरस जगह पे नहीं जाएंगे। उसकी बातें सुन के आन मान जाता है पर जब आन मुसीबत में पड़ जाता है जोश उसे छोड़ के चला जाता है। उस सिचुएशन में आन सोचता है कोई भी क्रिएचर डेथ के सिचुएशन में भाग के चला ही जाएगा। जोश ने कुछ गलत नहीं किया पर मैं उसे लाइक बिल्कुल नहीं करता। जोश उसे बोलता है तुम थोड़ा अलग लग रहे हो, तुम्हारे इंजरीज हील हो चुके हैं एंड तुम उस खाई से बच के निकल गए। पर आन कोई रिप्लाई नहीं देता है।
उसका एक्सप्रेशन देख के जोश बोलता है, तुम आंजी नहीं हो, तुम एक जेनोजेनिक हो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आन का शकल हूबहू ह्यूमन आंजी से मिलता है, पर दोनों का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही अलग है। आन जो एक मशरूम है वो ज्यादातर एक्सप्रेशनलेस है। इसी रीजन की वजह से जोश समझ जाता है कि वो आन नहीं है। आन वहाँ से जाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने एक्सीडेंटली पॉइजनियस मशरूम खा लिया है, इसीलिए मुझे पता नहीं तुम कौन हो। ये बोल के आन अपना रूम जाने लगता है, पर तभी जोश उसका शोल्डर पकड़ के बोलता है, क्या तुम सच में आन जी हो? ये सुन के आन कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो जोश को अपना जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है। रिपोर्ट देखने के बाद जोश बोलता है, तुम सच में उस खाई से बच के निकल उससे ज्यादा क्लोज नहीं हो सकता। जब मुझे अपना स्पोर मिल जाएगा मैं वापस खाई पे चला जाऊंगा। मैं अंजी के बॉडी के पास ग्रो करूंगा एंड मैं अपना सारा जिंदगी वहीं पे बिता दूंगा। वो सोचने लगता है, वो बुलेट केस कहाँ गया। वो अपने पॉकेट में उस बुलेट केस को ढूंढने लगता है एंड उसे वो मिल जाता है। वो बुलेट केस को धागे से बांध लेता है एंड उसे अपने गले में टांग देता है। वो सोचता है, अपने स्पोर को ढूंढने के लिए ये एक निशानी है, मुझे इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना होगा। एनजी डेस्क पे एक बुक को देखता है। उस बुक में सारे लॉज लिखे गए हैं बेस में रहने के लिए। वो सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ लेता है। बुक पढ़ने के बाद वो सोचता है, यहाँ पे सब लोग फ्रीली रह सकते हैं, पर उन्हें प्राइस पे करना पड़ेगा एंड पैसे कमाने के लिए ह्यूमंस जॉब करते हैं। उस बुक में वो फ्री मार्केट के बारे में पढ़ता है। वो सोचता है, इसका मतलब है कि फ्री मार्केट एक जगह है जहाँ पे जॉब ऑफर किया जाता है। उस बुक में ये भी लिखा रहता है कि जेनोजिन को बस सिटी गेट में आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, बल्कि जिस सिटी में ज्यादा पॉपुलेशन है ट्रायल कोर्ट वहाँ पे भी डेली छानबीन करती है। ये पढ़ के उसे याद आता है, लू फेंग ने उसे कहा था कि बेटर होगा कि तुम ह्यूमन रहो। आन परेशान होने लगता है एंड सोचता है, अच्छा होगा कि आर्बिटरी सिटी गेट के पास ही रहे। उसे रेसिडेंट बिल्डिंग पे छानबीन करने की जरूरत नहीं है। उस बुक को पढ़ने के बाद वो सप्लाई डिपोट असेसमेंट गाइडेंट बुक पढ़ता है। उस बुक को पढ़ने के बाद उसके मेमोरीज और भी ज्यादा क्लियर होने लगे। वो सोचने लगता है, सप्लाई डिपोट पे जाना आंजी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। 1 साल के बाद ये एग्जाम होने वाला है, मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, इसीलिए मैं इसे एक बार ट्राई करूँगा। देन मैं जब खाई पे वापस चला जाऊंगा मैं आन को बता पाऊंगा कि मुझे कैसा लगा। नेक्स्ट डे जॉब के तलाश में वो फ्री मार्केट पहुंच जाता है। चलते चलते वो एक बार पे पहुंच जाता है। एक पर्सन आन को बोलता है, क्या तुम ड्रिंक करने के लिए यहाँ पे आए हो? पर वो लेडी बोलती है, आर्टिकल 32 के हिसाब से माइनर ड्रिंक नहीं कर सकते। वो पर्सन बोलता है, उसे तो बस ड्रिंक ही करना है, क्या तुम्हें लगता है ये करने से आर्बिटर उसे अरेस्ट कर लेगा? वो लेडी बोलती है, माइनर्स को पता नहीं है कि आर्बिटर कितना भयंकर हो सकता है। वो पर्सन बोलता है, वो जल्द ही इसका पता कर लेगा। आन उन दोनों को बोलता है, मैं माइनर नहीं हूँ, पर वो दोनों उसकी बातों को सीरियस में नहीं लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तब आन वहाँ से चला जाता है। तभी आन कुछ स्मेल कर पाता है। वो सोचने लगता है, ये तो पोटैटो सूप विथ मीट है। आन को भी भूख लगने लगता है। आन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है दुकान भी कम होते जाते हैं। भी एक पर्सन उसे फोन दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम इसे लेना चाहते हो? मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा, इसके साथ मैं तुम्हें चार्जर भी दूंगा, तुम इससे गेम्स भी खेल सकते हो। आन बोलता है, थैंक यू, पर मुझे नहीं चाहिए। देन वो पर्सन उसे दूसरा फोन दिखाते हुए बोलता है, ये कलर तुम पे सूट करेगा, पर आन बोलता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो पर्सन उसे पावर बैंक दिखाते हुए बोलता है, तुम्हारे पास फोन होगा तो क्या तुम्हें ये पावर बैंक चाहिए? मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। आन बोलता है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुन के वो पर्सन वहाँ से जाने लगता है एंड बोलता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम ब्लैक मार्केट में क्यों आए हो? आन उस पर्सन को बोलता है, वेट, मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है मुझे कहाँ जाना चाहिए? वो पर्सन उसे एक जगह दिखाते हुए बोलता है, तुम इस रास्ते से जाना एंड 3rd अंडरग्राउंड फ्लोर पे एक लेडी बॉस को ढूंढना। ये सुन के आन उसे थैंक यू बोलता है। वो पर्सन उसे बोलता है, तुम बहुत प्रिटी हो,
तुम एक रिलायबल पर्सन को चुनना। जब तुम रिच हो जाओगे तुम मुझसे फोन खरीदना मत भूलना। आन उसे ओके बोलता है पर उसे समझ में नहीं आता है उसने ऐसा क्यों कहा। आन उस रास्ते से गुजरने लगता है। वो सोचता है ये स्ट्रेंज स्मेल कहाँ से आ रहा है, आखिर ये जगह क्या है। वहाँ पे वो दो लोगों को बातें करते हुए सुनता है। उन दोनों की बातें सुन के उसे हुसैन के बारे में याद आता है। आन परेशान होकर सोचता है मैं समझ गया, ये थर्ड अंडरग्राउंड फ्लोर क्या है। वो वहाँ से जल्दी से निकलने का सोचता है। जल्दी जल्दी में वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की उसे बोलती है हे बेब, क्या यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। वो लड़की उसके करीब जाती है एंड बोलती है क्या तुम खरीदना चाहते हो या फिर तुम बेचना चाहते हो। आन घबराते हुए बोलता है कोई सा भी नहीं, मैंने गलत मोड़ ले लिया है। वो लड़की बोलती है क्या तुमने गलत मोड़ ले लिया, जुआ का अड्डा सेकंड फ्लोर पे है, क्या तुम वहाँ पे जाना चाहते थे, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था। आन कोई रिप्लाई नहीं देता है। उसे नर्वस देख के वो लड़की पूछती है क्या तुम डर रहे हो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। आन उसे बोलता है क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं। वो लड़की बोलती है केवल हताश लोग ही इस थर्ड फ्लोर पे आते हैं, तुम इस जगह को छोड़ के और कहाँ जाना चाहते हो। देन वो लड़की उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलती है क्या तुम इस जगह से डर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक बड़े से कमरे में ले जाऊंगी। आन बोलता है आपका शुक्रिया पर मैंने सच में गलत मोड़ ले लिया है, मैं बस एक नॉर्मल जॉब के तलाश में हूँ एंड किसी ने मुझे थर्ड फ्लोर पे आने के लिए कहा था। वो लड़की बोलती है इस ब्लैक मार्केट में ग्राउंड फ्लोर पे जो भी होता है वो वैध माने जाते हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। आन बोलता है मुझे अब इसके बारे में पता चल रहा है। वो लड़की बोलती है बेस के लोग इस ब्लैक मार्केट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, थर्ड फ्लोर पे जो भी आता है वो जा नहीं सकता। तभी वहाँ पे दो पर्सन आके खड़े हो जाते हैं। उन्हें देख के आन थोड़ा घबरा जाता है। वो लड़की बोलती है आज तुम लकी हो, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ। मिस्टर साओ के वर्कशॉप पे आदमी कम पड़ गए हैं, तुम उनके साथ काम कर सकते हो, अगर वो तुम्हें नहीं चाहेंगे तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। इस लड़की का नाम दूसे है। दूसे उसे अपने साथ मिस्टर साओ के पास ले जाती है। वो मिस्टर साओ को बोलती है आन को काम पे रखने के लिए। आन को देख के मिस्टर साओ बोलते हैं वो ओबीडियंट दिख रहा है। दूसे बोलती है हाँ वो ओबीडियंट है, मैंने जब पहली बार इसे देखा मुझे ऐसा फील हुआ कि आप इसे पसंद करेंगे। मिस्टर साओ एन को बोलता है बच्चे तुम अपना हाथ दिखाओ। आन का हाथ देख के मिस्टर साओ बोलते हैं दूसे तुम्हें ये लड़का कहाँ से मिल गया, आखिर ऐसा लड़का थर्ड फ्लोर पे कैसे आ सकता है। दूसे बोलती है मैंने उसे ट्रिक करके यहाँ पे लाया है। ये सुन के आन कुछ समझ नहीं पाता है। मिस्टर साओ आन को बोलता है तुम अपनी मुट्ठी धीरे धीरे बंद करो। आन अपने मुट्ठी धीरे धीरे बंद करता है। वो सोचता है मुझे कोई आइडिया नहीं है आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये बस 5 उंगलियां ही हैं, मैं तो 1000 ऑफ माइसेलियम को भी इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी दूसरे बोलती है मिस्टर सा आपने सोना हासिल कर लिया है, इसके हाथ आपके प्रीवियस अप्रेंटिस के हाथ से काफी स्टेडी है। मिस्टर सा बोलता है तुम इस बच्चे को कुछ दिन के लिए मेरे पास छोड़ सकती हो, अगर मुझे ये यूजफुल लगेगा तो मैं इसे रख लूंगा। दूसरे बोलती है तुम्हें इस बच्चे को वेतन देना होगा। मिस्टर सा इसके लिए ओके बोलता है। दूसरे आन को बोलती है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिस्टर सा शायद एक अच्छे पर्सन नहीं है पर उनके क्राफ्ट बहुत ही एक्सपेंसिव है। ये सुन के मिस्टर सा बोलता है मैं इस बेस का सबसे ग्रेटेस्ट पर्सन हूँ, बच्चे तुम जाके मेरे दुकान को क्यों नहीं देखते, मुझे इस क्रेजी लड़की के साथ कुछ डिस्कस करना है। ये सुन के आन वहाँ से जाने लगता है। आन शॉप के अंदर जाता है एंड वहाँ पे पड़े चीजों को देखता रहता है। अंदर से आन उन दोनों की बातें सुनता रहता है। मिस्टर साओ बोलता है वो बच्चा अच्छा है, तुमने मुझे इतना अच्छा जेनरस गिफ्ट दिया है, तुम जिस बिजनेस के बारे में बात करना चाहती हो वो शायद एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। दूसरे बोलती है क्या तुम उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, मैंने तो उसे रास्ते से उठा के लाया है, मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वो इतना भी इजी नहीं है,
मिस्टर साव बोलता है अगर तुम अफोर्ड कर सकती हो तो कुछ भी चलेगा। दूसरे बोलती है मिस्टर साव शायद आप ये करने का हिम्मत नहीं करेंगे। मिस्टर साव बोलता है अगर तुम मुझे पैसे ऑफर करोगी तो फिर मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरे बोलती है आर्बिटर, क्या अभी भी तुम्हारे पास हिम्मत है ये करने का? आर्बिटर का नाम सुन के आन सोचता है आखिर उसका इस ब्लैक मार्केट से क्या संबंध हो सकता है। मिस्टर साव बोलते हैं मैं बस मृतक के साथ डील कर सकता हूँ ना कि लिविंग के साथ, एंड प्रिसाइसली बोला जाए तो मैं ट्रबल नहीं लेना चाहता हूँ, एंड तुम्हारे इस प्रपोजल से मैं किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। दूसरे बोलती है सच बताऊं तो एक दोस्त उसके प्यार में पड़ गया है एंड वो उसके लिए पागल हो चुका है। वो बस उसे पाना चाहता है किसी भी जरिए। आपको तो पता है कि कोई भी जीवित व्यक्ति आर्बिटर के 3 मीटर के भीतर जाने की हिम्मत नहीं करता। वो बस घर पे लगाने के लिए एक वर्जन चाहता है एंड इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक कीमत का सवाल है आप बस बोलिए, वो कीमत आपका हो जाएगा। उस शॉप के अंदर आन एक कटा हुआ हाथ को देखता है। वो उस हाथ को टच करते हुए सोचता है ये तो एक फेक हाथ है। तभी वो अपने सामने एक पर्सन को देखता है। मिस्टर साव आके बोलता है क्या तुम टीम AR-137 कैप्टन हुबेड का नाम कभी सुना है? वो एक पावरफुल सोल्जर है। वो ज्यादातर अपने टीम के साथ 5 स्टार डेंजर लेवल पे जाता है एंड ये पर्सन उसका वाइस कैप्टन है। वो दोनों साथ में बड़े हुए हैं, यहाँ तक कि दोनों साथ में सोल्जर बने। वो 20 साल से भी अधिक समय से सबसे करीबी दोस्त थे। आखिरी बार जब वो जंगल गए थे तब उनका देहांत हो गया था एंड उनका कोई लाश तक नहीं मिला। उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद वो मेरे पास आया। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपना आत्मा खो दिया है। उसने इस व्यक्ति को मुझसे कमीशन लेने के लिए अपनी आधी संपत्ति खर्च कर दी। तब हावर्ड उसका फोटो देते हुए कहता है कीमत चाहे जो भी हो, तुम्हें सिंगल हेयर भी खराब नहीं करना है। मिस्टर साव बोलता है बेशक मैं गलती करने का सपना नहीं देखूंगा। ये जीवित नहीं है पर इसके अलावा सब कुछ वैसा ही है। आखिरकार यह आदमी बाकी की जिंदगी इस गुड़िया को देखते हुए बिताएगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस्टर साव डॉल बनाते हैं। वो डॉल एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह लगते हैं। मिस्टर साव बस मरे हुए लोगों का डॉल बनाता है। मिस्टर साव आन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम मेरे साथ सीख सकते हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 10 सालों के बाद तुम किसी सोल्जर से भी ज्यादा अमीर बन सकते हो। आन उसे पूछता है तो फिर क्या आप आर्बिटर को भी बनाएंगे? मिस्टर साव हंसते हुए बोलता है ऑफ कोर्स मैं बनाऊंगा, मैं क्यों नहीं बनाऊंगा। आर्बिटर दूसरे लोगों को मारने में बिजी रहता है एंड मुझे नहीं लगता उसे इस मैटर से कोई भी परेशानी होगा। ये सुन के आन कोई रिप्लाई नहीं देता है। 3 दिन के बाद हमें दिखाया जाता है वो डॉल बनके रेडी हो गया है। मिस्टर साव हवर्ड को कॉल करके बोलते हैं डॉल तैयार हो चुका है, आप इसे पिकअप करने आ सकते हैं। कॉल कट करने के बाद मिस्टर साव उस डॉल को चेयर के ऊपर बिठा देता है। उस डॉल को देख के आन सोचता है वो एक लिविंग पर्सन की तरह लग रहा है। कुछ देर के बाद हुबर्ट वहां पे पहुंच जाता है। वो उस डॉल को देख के शौक में पड़ जाता है। उस डॉल को टच करने के लिए हवर्ड अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर वो टच नहीं करता है। वो मिस्टर साव को डॉल बनाने के लिए थैंक यू बोलता है। मिस्टर साव बोलता है क्या मैं इसे सूटकेस के अंदर डाल सकता हूँ? हवर्ड बोलता है मैं इसे खुद कर लूंगा। ये बोल के वो उस डॉल को बाहों में उठाता है एंड उसे एक सूटकेस के अंदर डाल देता है। मिस्टर साव बोलता है इस डॉल को 2 महीने में एक बार मेंटेनेंस करना पड़ेगा, इसीलिए आपको ये डॉल यहाँ पे लाना होगा। हवर्ड बोलता है आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। हवर्ड डॉल को लेके वहाँ से जाने लगता है। तभी आन उसे बोलता है प्लीज जरा रुकिए। आन उसे बुलेट सेल दिखाते हुए पूछता है सर क्या आपको पता है कि ये कहाँ से आया है? उस सेल को देख के हवर्ड बोलता है ये मॉडल सप्लाई डिपोट या ब्लैक मार्केट में नहीं आता है, ये बुलेट सेल मिलिट्री से है।
ये सुन के एन थोड़ा शौक में पड़ जाता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।